जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। आप लोगों के बहुत ही हाईली डिमांड के बाद हम एक नए चैप्टर की शुरुआत किए हैं और वो चैप्टर है रसायन शास्त्र का। रसायन शास्त्र का एक चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। वैसे दृष्टि बुक से हम रसायन शास्त्र पढ़ाना शुरू किए हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस ही आपके एग्ज़ाम में आपके बेड़ा को पार कर सकती है, तो इसलिए हमने दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस शुरू किया है। और इस बुक के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाएं और उस वीडियो को देखें जिसमें साइंस बुक के बारे में बताया हूँ, और इस बुक को ख़रीद लें ताकि आप हमारा साइंस पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, रसायन शास्त्र में ये पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र के साइंस का। तो चलिए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है द्रव्य एवं उनके गुण। लेकिन अगर किताब में टोटली बात करें तो इसमें फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री दिया हुआ है इस किताब में, तो इसलिए इसमें 9वां चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन रसायन शास्त्र का ये पहला चैप्टर है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताया है पहले, इसका एक तरह से परिचय दिया है। प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में के 3 मूल विषयों में एक रसायन विज्ञान है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। सबसे पहले केमिस्ट्री का बात कर रहा है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई? ये मिस्र के केमिया शब्द से हुई है, और केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण धर्म एवं अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र में क्या किया जाता है दोस्त? पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, ये फ्रेंच रसायनज्ञ एंटोनी लेवैशियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो एंटोनी लेवैशियर को। अध्ययन की सुविधा के लिए, जैसे हम विज्ञान को दोस्त 3 भागों में बांटते हैं अध्ययन के सुविधा के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसी तरह से हम केमिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटते हैं। हम रसायन को भी 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन सा है? भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि भौतिक रसायन क्या है, आगे में जानेंगे। अब चलिए, अब आगे है द्रव की अवस्थाएं। ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है। अब द्रव का परिभाषा है दोस्त कि जो स्थान घेरता है वो द्रव कहलाता है। हम लोग जब 5-6 क्लास में थे तो वो हम लोग द्रव्य या पदार्थ का क्या डिफिनेशन पढ़ते थे? जिसमें जो स्थान घेरता है, जिसमें भार हो, जिसे महसूस किया जा सके, उसे हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। तो ये सीधे शब्दों में लिखा है कि जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य और ऊर्जा से हुआ है। जो समस्त ब्रह्मांड है दोस्त, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड मात्र 2 चीज़ों से बना है। वो कौन कौन सा है? द्रव्य और ऊर्जा। तो दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा को छोड़कर जितने भी पदार्थ है सब द्रव्य है। देखिए आगे लिखा होगा, अतः हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सभी कुछ जो ऊर्जा नहीं है द्रव्य है। अब चलिए, अब आगे आते हैं। आगे है आगे है दोस्त, द्रव्य के अंग्रेजी शब्द मैटर का हिंदी अनुवाद है। द्रव्य है वो क्या है? अंग्रेजी शब्द मैटर का हिंदी अनुवाद है। कभी कभी मैटर का अनुवाद पदार्थ भी किया जाता है, हमने पीछे ही बता चुका है। द्रव्य का भौतिक स्वरूप, द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम इसके फिजिकल नेचर का बात करें तो द्रव्य क्या होता है? कण से मिलकर बना होता है। द्रव्य को बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। जो द्रव्य बनता है, जिस कण से द्रव्य बनता है, उसका आकार क्या होता है दोस्त? अत्यंत छोटा होता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि हमको नोट्स बनाना चाहिए इसका, तो आप अपना एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं याद होगा, या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। द्रव्य के कणों के अभिलाक्षणिक गुण।
कि द्रव्य के कणों को या मैटर के कणों को क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे आप कोई गैस को देखते होंगे, उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसी गुण के कारण दोस्त जो ठोस द्रव्य होता है वो एक दूसरे से चिपका हुआ होता है और काफी सख्त होता है। अब चलिए आगे आते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। द्रव्य की ये अवस्थाएं क्यों क्यों होती है दोस्त? उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं, जो चिपका होता है, एक दूसरे के प्रति गतिशील करते हैं, इसी कारण से। अब चलिए, द्रव की ठोस अवस्था। द्रव्य की अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन और नगण्य संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? जो उसको दबाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वही संपीड्यता हो गया, ठोस कहलाती है। तो ठोस से का क्या गुण है दोस्त? एक निश्चित आकार होगा उसका, मतलब स्पष्ट सीमा होगा, स्पष्ट क्षेत्रफल होगा उसका, और आयतन उसका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और उसको दबाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही हो गया ठोस दोस्त। तो आगे देखते हैं। आगे है, ठोस अवस्था में द्रव्य के कण आपस में निकट होते हैं, जिसके कारण इसमें उच्च घनत्व होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है दोस्त? इसके कण आपस में काफ़ी चिपके होते हैं, या आपस में काफ़ी निकट होते हैं, जिससे बने होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है? उच्च। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो घनत्व बराबर आपको पता होगा कि क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो चूंकि इसका आयतन कांस्टेंट होता है, और इसका आयतन कांस्टेंट होता है दोस्त, और इसका द्रव्यमान जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी, ये सब देखिएगा जो ठोस पदार्थ का गुण है वो सारा इसमें। पत्थर जैसे मजबूत होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, इसके कण आपस में काफ़ी चिपके हुए होते हैं पत्थर में, और इसकी संपीड़ितता क्या होती है? नगण्य होती है। अब चलिए द्रव अवस्था में आते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन जो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। अब द्रव अवस्था क्या है दोस्त? द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, मतलब उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार तो घेरेगा, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे द्रव को हम मान लीजिए कि जैसे पत्थर को हम कहीं रख देंगे तो वही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मान लीजिए द्रव का उदाहरण पानी है, अगर पानी को हम फर्श पर रख देंगे तो वह निश्चित आकार घेर लेगा, वो मतलब टघरता जाएगा या वहाँ से फैलता जाएगा। तो वही हो गया द्रव। अब चलिए, द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसी के आकार में ले लेता है, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। इसका आकार बदलता रहता है, ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। अब चलिए आगे है, द्रव अवस्था में कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर होते हैं और गति कर सकते हैं। सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। अब देखिए, द्रव अवस्था में क्या होता है? कण एक दूसरे से, जो उसके कण होते हैं जिससे द्रव बने होते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं? गति करते हैं। और जो द्रव का घनत्व होता है क्या होता है? वो ठोस से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका आयतन ज़्यादा होता है ठोस के अपेक्षा। किंतु बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। ये एक अपवाद है दोस्त, कि जो ये बर्फ ठोस है फिर भी इसका घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। और जो द्रव का उदाहरण है वो देखिए हम ऊपर ही बताए थे, जल, दूध, तेल इत्यादि, ये सब क्या है? द्रव्य के उदाहरण है। अब आगे देखते हैं। आगे है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में हम आते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन, गैसीय अवस्था कहलाता है। गैसीय अवस्था का क्या है दोस्त? इसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो इसका क्या है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैसीय अवस्था बोलते हैं। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार लेता है और पूरे स्थान को भर देता है।
गैस को क्या है दोस्त, जिसमें डालेंगे, जैसे हम एलपीजी सिलेंडर का बात करें तो उस सिलेंडर में डालते हैं तो बड़ा सिलेंडर से तो सिलेंडर का आकार ले लेता है, अगर इसको और किसी चीज़ में डालेंगे तो उसी का आकार लेगा। लेकिन इसका ना कोई आयतन होता है, जिसे इसको डब्बा में रखेंगे तो ये फैलेगा, ऐसा नहीं कि द्रव की तरह कांस्टेंट आयतन में रहेगा। अब चलिए, गैसीय अवस्था में कण द्रव की अपेक्षा अत्यंत दूर होते हैं और गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, अतः गैसों में बहाव होता है और ये तरल होते हैं। अगर हम गैस और द्रव द्रव की तुलना करें तो क्या होता है, गैस का जो कण होता है वो द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए यह बहाव के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित क्यों, ऐसा क्यों होता है दोस्त, क्योंकि उसके कण काफ़ी दूर होते हैं और कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। इस अनियमित गति के कारण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दाब बनता है। दाब आप लोग जानते होंगे, दाब क्या होता है दोस्त, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये गैस जब किसी बंद बोतल या कुछ सी चीज़ में रखते हैं तो उसके दीवार पर ये गैस के कण होते हैं, वो धक्का मारते हैं। जब यही इसी धक्का को, इसी प्रेशर, इसी दबाव को क्या बोलते हैं दोस्त, दाब बोलते हैं। अब चलिए गैस के कुछ नियम है उसको देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नियम एग्जाम की दृष्टि से, तो देखते हैं इस नियम को। गैसों के भौतिक गुण कई शताब्दियों तक किए गए शोधों के फलस्वरूप इनके व्यवहार के संबंध में कुछ नियम स्थापित हुए जो इस प्रकार है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने गैसों के भौतिक गुण पर बहुत सारे शोध किए, जिसके बाद इन वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए जो इस प्रकार हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बॉयल का नियम देखते हैं। बॉयल का नियम क्या है, ये दाब और आयतन से संबंधित है। बॉयल का नियम है, स्थिर ताप पर गैस के किसी निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ दाब को P से इंडिकेट किया है और आयतन को V से इंडिकेट किया है। तो P क्या होता है, P होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/v के। P व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है दोस्त, 1/v के। तो इसके बाद ए व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के आ जाता है, जिसको के को हम क्या बोलते हैं, समानुपातिक स्थिरांक बोलते हैं के को। और फिर ए क्या होता है, जब दोनों तरफ भी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी भी बराबर के हो जाएगा। यानी जो, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त समीकरण से स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है। तो ये P समानुपाती 1/v कब होता था दोस्त, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो समानुपातिक स्थिरांक होता है वो क्या होता है, वो गैस के दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम ये वाला तो इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन तो आप पक्का याद कर लेंगे ये वाला, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी को बॉयल का नियम बोलते हैं, P व्युत्क्रम समानुपाती 1/v। अब चलिए अब आगे देखते हैं। स्थिर ताप T पर दाब P1 परिवर्तित होकर P2 तथा आयतन V1 से V2 हो जाए तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बराबर स्थिरांक। अगर अब देखिए क्या है, अब P से परिवर्तित होकर क्या हो जा रहा है, P1 हो जा रहा है, और आयतन क्या हो रहा है, V1 से V2 हो जा रहा है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बॉयल के नियम से ही हमें पता चलता है, या उसी नियम का उपयोग करके इसको कांस्टेंट किया है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, चार्ल्स का नियम भी एग्जाम के दृष्टि से, तो देखते हैं इसको।
चार्ल्स का नियम क्या करता है, ये ताप और आयतन में संबंधित है, जबकि बॉयल्स का नियम क्या था, बॉयल्स का नियम दाब और आयतन में, लेकिन ये ताप और आयतन में। देखिए, स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। वहाँ कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, जबकि यहाँ क्या कांस्टेंट है दोस्त, यहाँ कांस्टेंट है दाब, यहाँ पी प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि वहाँ क्या था, बॉयल्स के नियम में ताप कांस्टेंट था। तो बोल रहे हैं भी समानुपाती टी हो जाएगा, और उसी तरह से जब समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और दोनों तरफ नीचे टी से डिवाइड करेंगे तो v बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। अब इससे एक फार्मूला और निकलता है, ये क्या निकलता है कि यदि स्थिर दाब पर परम ताप T1 तथा किसी गैस का आयतन V1 हो तो परम ताप T2 और आयतन V2 हो तो क्या हो जाएगा, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 इक्वल टू स्थिरांक। जैसे आप ऊपर वाला इक्वेशन देख रहे थे, दोनों को इक्वेट कर दिया कि जैसे जिस रेशियो में V बढ़ेगा, जिस रेशियो में T बढ़ेगा, जिस रेशियो में V2 बढ़ेगा, उसी रेशियो में T2 बढ़ेगा, और ए क्या होगा, ए स्थिरांक के बराबर होगा। अब चलिए हम एक और नियम पढ़ते हैं, ये है गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक का नियम किससे संबंधित है दोस्त, ये दाब और ताप से संबंधित है। ये क्या है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर किसी गैस की मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। पी समानुपाती क्या हो जाएगा, वो पी समानुपाती टी हो जाएगा। अब समानुपाती हटेगा तो क्या होगा, नियतांक आएगा, तो यह नियतांक किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई टी के बराबर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है योगाड्रो का नियम। एक किससे संबंधित है, ये आयतन मात्रा से संबंधित है। ये क्या है, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। तो एक किस आधार पर समान आयतन में समान संख्या में अणु होंगे, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में। तो अगर हम आयतन को V से डिनोट करें और n क्या होगा, n गैसों की मोलों की संख्या हो तो V समानुपाती n हो जाएगा। अगर समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे k आएगा, एक स्थिरांक k आएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, kn, या V बाई n बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक जो कांस्टेंट जैसे हम लोग पीछे करते थे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, एक मोल में गैसों में अणुओं की संख्या 6.023 गुने 10⁻23 निर्धारित की गई है, जिसे योगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, योगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। ये क्या है, ये एक मोल गैसों में अणुओं की संख्या है 6.023 गुने 10⁻23। क्योंकि गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, ऊपर जैसा निष्कर्ष निकाला था योगाड्रो के नियम में, तो उसी आधार पर अतः प्रत्येक गैस का एक मोल मानक ताप एवं दाब एसटीपी क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका तात्पर्य 273.15 केल्विन तथा 1 बार होता है, पर समान आयतन रखता है। मानक ताप और दाब पर क्या होता है कि सभी गैस का जो आयतन है वो समान ताप और दाब रखता है। एसटीपी पर आदर्श गैस का मोलर आयतन कितना होता है, ये याद कर लीजिएगा कि स्टैंडर्ड ताप एवं दाब पर क्या होता है, आदर्श गैस का मोलर आयतन 22.7 लीटर पर मोल होता है, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आदर्श गैस देखते हैं, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस क्या है, एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा योगाड्रो नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श गैस कहलाती है। यह गैस एक काल्पनिक गैस है, ऐसा कोई गैस नहीं पाया जाता दोस्त, ऐसे गैस का बस इमेजिनेशन किया जाता है कि आदर्श गैस किसको बोलते हैं। तो आदर्श गैस जो बॉयल के नियम, जो चार्ल्स के नियम और जो योगाड्रो नियम का पालन करता है। आदर्श गैस समीकरण देखिए, बॉयल
चार्ल्स और एवोगाड्रो के नियम मिला के आदर्श गैस समीकरण बनाया जाता है, जो आप नीचे देखेंगे। बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो नियम के जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो बॉयल्स का नियम क्या था? V समानुपाती क्या था? 1/P। और चार्ल्स का नियम क्या था? V समानुपाती T। और एवोगाड्रो का नियम क्या था? V समानुपाती N। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा V समानुपाती NT/P। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को बोलते हैं आदर्श गैस इक्वेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, R आया है कांस्टेंट, तो V बराबर RNT/P हो जाएगा, जहाँ R एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे गैस नियतांक कहते हैं। और जब P को हम P से दोनों तरफ गुना कराएंगे तो हो जाएगा PV बराबर nRT। ये क्या हो जाएगा? गैस नियतांक R सभी गैसों के लिए समान होता है। एक गैस नियतांक R है वो सभी गैसों के लिए समान होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये चीज़ आप याद रखिएगा। PV बराबर nRT इक्वेशन आदर्श गैस का, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब के एक नियम दिए थे डाल्टन ने, वो क्या है देखते हैं हम। आपसी रासायनिक क्रिया विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यदि गैसों के किसी मिश्रण का दाब P हो तथा मिश्रण में गैसों का अलग अलग दाब P1, P2, P3 डैश डॉट डॉट हो, तो जैसे जो रासायनिक क्रिया विहीन गैस का मिश्रण है उसका जो कुल दाब होता है वो सभी गैस के अलग अलग दाब के योग के बराबर होता है। ये कब होता है दोस्त? जब टेम्परेचर और आयतन स्थिर हो। जैसे P यानी कुल दाब बराबर P1, P2, P3 डॉट डॉट जितना भी गैस हो उसका स्थिर टेम्परेचर और आयतन पर। गैसों को सामान्यतः जल के ऊपर एकत्र किया जाता है। ये नियम किसका था? ऊपर वाला नियम किसका था? ऊपर वाला नियम था दोस्त डाल्टन का। अतः ये नम होती है। नमी युक्त गैस जिसमें जलवाष्प भी है के जलवाष्प दाब में जलवाष्प दाब घटाने पर शुष्क गैस के दाब की गणना की जा सकती है। जलवाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जलीय तनाव कहते हैं। अब क्या है, जो गैस को हम लोग एकत्र करते हैं उस क्या करते हैं, सामान्य जल के ऊपर एकत्र होता है गैस। अतः इसमें क्या, गैस में क्या होता है, इसमें नमी होता है। और नमी युक्त गैस जिसमें जलवाष्प भी है, जो नमी युक्त गैस एकत्र हुआ उसमें क्या रहता है, जलवाष्प भी रहता है, कि वाष्प दाब में से जलवाष्प दाब घटाने पर मतलब तो क्या शुष्क गैस के दाब प्राप्त होता है, शुष्क गैस का दाब। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनता है कि शुष्क गैस का दाब बराबर क्या होता है, कुल दाब माइनस जलीय तनाव। जलीय तनाव क्या होता है? जलवाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को हम क्या बोलते हैं, जलीय तनाव। तो अगर हमको निकालना रहेगा शुष्क गैस का दाब तो इसमें किसका, डाल्टन के नियम का ही यूज करेंगे। तो कुल दाब में से क्या घटाएंगे, जलवाष्प द्वारा लगाया गया दाब या जलीय तनाव। हम आगे देखते हैं। ये ग्राहम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ने भी गैस का विसरण नियम दिया था। तो ये देखते हैं गैस का विसरण नियम क्या है। किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई गैस जब विसरण करती है तो क्या होता है, वो मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर किसी गैस का मोलर द्रव्यमान m हो तो m समानुपाती, तो विसरण दर समानुपाती किसका हो जाएगा, 1/√m का। यदि m1 मोलर द्रव्यमान की एक गैस एवं m2 मोलर द्रव्यमान की दूसरी गैस की मिश्रण हो तो, अब देखिए विसरण की दर को अगर हम R1 और R2 से सूचित करें, विसरण की दर को R1 और R2 से सूचित करें तो ये m1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्त विसरण की दर क्या होता है कि मोलर दर के वर्गमूल के क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए ए उल्टा हो जाएगा, m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि विसरण की दर क्या होती है, उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम क्या है। अब चलिए, ये जो डाटा है, ये डाटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे बहुत काम देगा। बस इतना अभी जो जितना हम लोग पढ़े हैं उसका सार बस इतना ही है, ये डाटा ही उसका पूरा सार है। तो आप लोग इसको डाटा को अच्छे से देखिएगा। ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुप्रयोग से समस्थानिकों को विसरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। एक ग्राहम का जो गैसीय विसरण नियम है उसका उपयोग करके क्या किया जाता है कि समस्थानिकों को विसरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब चलिए ये डाटा देखते हैं। गैस के नियम, जितना अभी तक हम जितना गैस के नियम पढ़े हैं उसको एक जगह दिया गया है। बॉयल्स का नियम दोस्त, बॉयल्स का नियम क्या था आप लोग याद किए करिए, हम पीछे पढ़ाए थे आपको। बॉयल्स का नियम, पहले तो आप सोचिएगा कि बॉयल्स का नियम किस में संबंध दर्शाता है। तो बॉयल्स का नियम संबंध दर्शा रहा था दाब और आयतन में। तो देखिए बॉयल्स का नियम P समानुपाती क्या होता था 1/V, और इसमें कांस्टेंट क्या होता था, इसमें कांस्टेंट होता था T, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। तो देखिए नियत राशि दिया हुआ है T, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। और बदलेगा क्या, बदलेगा बस दाब और आयतन, यही दोनों बदलेगा, बाकी कांस्टेंट और मोल की संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। अब देखिए चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या था दोस्त, चार्ल्स का नियम था V समानुपाती T, और इसमें कांस्टेंट क्या रहता था, इसमें कांस्टेंट दाब और मोल की संख्या, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो इसमें बदलेगा क्या, आयतन बदलेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बदलेगा, आयतन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब चलिए गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक का नियम क्या है दोस्त, गे-लुसाक का नियम है V समानुपाती T। तो इसमें देखिए इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गे-लुसाक का नियम है, गे-लुसाक का नियम है P समानुपाती T, और इसमें कांस्टेंट क्या है, आयतन कांस्टेंट है, और इसमें भी सेम मोल की संख्या कांस्टेंट है। और बदलेगा क्या, बदलेगा बस दाब और टेम्परेचर। यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा। अब योगाद्रो का नियम देख लेते हैं। योगाद्रो का नियम क्या है दोस्त, ये है V समानुपाती N, मतलब इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें टेम्परेचर और दाब कांस्टेंट है, और यदि आयतन बढ़ेगा तो मोल की संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब चलिए यहाँ छोटा सा और है, एक उसको भी देख ही लेते हैं। द्रव में अवस्था परिवर्तन, विभिन्न कारकों के प्रभाव में द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव की अवस्था में परिवर्तन विभिन्न प्रक्रम में निम्नलिखित है। ये देखिए ये कुछ डिफिनेशन है जो आप लूसेंट के भी बुक में पढ़ते होंगे, कि जिससे जो द्रव की अवस्था है वो परिवर्तित होती है, और कैसे कैसे परिवर्तित होती है और उसको क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ है। जैसे ठोस से कोई पदार्थ द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गलन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। और अंग्रेजी का हम बात करें तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठोस से द्रव में क्या हुआ दोस्त, मेल्टिंग, और द्रव से गैस में क्या हुआ, वेपराइजेशन। अब देखिए द्रव से ठोस, अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं, जमना, अंग्रेजी में फ्रीजिंग। और गैस से द्रव में बदलता है तो क्या बोलते हैं, संघनन, और अंग्रेजी में उसका क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदलता है, एक क्वेश्चन आया था दोस्त 2446 बिहार दरोगा प्री में आया था, तो उसमें ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण आंसर नहीं था, सिर्फ ऊर्ध्वपातन
वो था और बोर्ड वही आंसर माना था। तो गैस से ठोस में अगर कोई पदार्थ बदलता है तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण होता है, रिवर्स सब्लिमेशन। चलिए, अब पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान द्वारा तय होती है। पदार्थ की जो अवस्था है वो किसके द्वारा तय होती है दोस्त? दाब और तापमान द्वारा तय होती है। द्रव्य के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर ठोस का तापमान बढ़ेगा तो उसके कण का गतिज ऊर्जा भी क्या होगा दोस्त? बढ़ जाएगा और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के कणों के बीच का आकर्षण बल प्रभावहीन कर देता है और कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अगर कण का तापमान ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा दोस्त, तो जो आकर्षण बल है वो प्रभावहीन हो जाएगा और कण क्या होगा? स्वतंत्र रूप से गति करने लगेगा और वो गैस का रूप धारण कर लेगा। कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाने से ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अगर ठोस में अगर कणों के बीच की दूरी अधिक बढ़ गई तो वो धीरे धीरे द्रव में, और द्रव के बीच कणों की दूरी बढ़ गई तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक आप ऊपर पढ़े होंगे दोस्त कि ठोस द्रव में बदलेगा तो वो गलनांक हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। द्रव की अवस्था में किसी द्रव का तापमान बढ़ने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल कर तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए यह 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस होता है जब वो क्या होता है? द्रव गैस में बदल जाता है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने पर उसके घटक कणों के बीच दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, उसमें अत्यधिक दाब होता है तो क्या होता है? गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें द्रव्य के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर पर हो तो वह द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग द्रव के 3 अवस्था पढ़े थे, लेकिन आधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार द्रव की 5 अवस्थाएं बताई गई है। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में द्रव की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव्य और गैस, परंतु विशेष परिस्थितियों के अधीन द्रव की 2 अन्य अवस्थाएं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अतः वैज्ञानिक अब द्रव की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पृथ्वी पर द्रव की सामान्य अवस्था नहीं है, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की अवस्था प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा वैसे तो पृथ्वी पर नॉर्मल पदार्थ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो सर्वाधिक सामान्य पदार्थ की अवस्था है इस ब्रह्मांड में वो प्लाज्मा ही है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस तथा फ्लोरेसेंस ट्यूब में हीलियम या पारे के वाष्प होते हैं जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर आयनीकृत हो जाते हैं। ये
ट्यूब और हीलियम में क्या होते हैं, पारे के वाष्प होते हैं। आयनीकृत होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है उसके कारण ही क्या होता है, सूर्य और तारों में चमक होता है। और इसी के कारण क्या होता है, ये नियॉन बल्ब और फ्लोरेसेंस ट्यूब होता है वो जलता है। अब देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया दोस्त कि भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, दोनों को मिलाकर ये नाम रखा गया है। सामान्य वायु के घनत्व के लाखवें भाग में जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने के बाद बीईसी, इसका मतलब हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की और इसे बीईसी कहा गया। ऊपर बता चुका हूँ। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल वेलगैंग केटरेल और कार्ल ई बीमैन को बीईसी अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्त, इस वजह से इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में द्रव का वर्गीकरण के साथ पूरा करेंगे। ये दृष्टि क्विक का बुक है जिसे हम पढ़ा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का। और आप आगे भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन करके मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और इसे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही बस दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।